हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश कि आप सभी लोगों का इस साल नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए एंड आप सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करो। बट ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा कि आप लोगों को रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी होंगी, रेगुलर नोट्स बनाने होंगे, उसके साथ ही रोज़ाना गोल्स डिसाइड करने होंगे कि आज हमें इतना कवर करना ही है। इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करोगे तो 6 मंथ के अंदर आपका जेआरएफ आपके हाथ में होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग समझेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एंड विद एग्जाम्पल्स समझेंगे। ओके, तो आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास 1 है एंड आगे के टॉपिक्स भी, जितने भी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं, हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। उसके साथ ही अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। तो आज के इस टॉपिक को यानी आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो अक्सर आपको कंफ्यूज करती होगी। जैसे कि आप बहुत जगह लिखा हुआ देखते हो स्टेटमेंट, बहुत जगह आप देखते हो प्रिपोजिशन एंड बहुत जगह आपको दिखता है प्रीमाइस। तो इन तीनों का क्या मतलब होता है, या ये तीनों अलग हैं या सेम हैं? तो देखो, कोई भी स्टेटमेंट होता है एक सेंटेंस विच हैज़ ट्रूथ वैल्यू। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कोर्ट में भी होता है या फिर पुलिस भी कुछ लोगों का, जैसे चोर का या फिर किसी अपराधी का स्टेटमेंट लेती है। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब है कि वो स्टेटमेंट या तो सच हो सकता है या फिर झूठ हो सकता है। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर एक ट्रूथ वैल्यू है। ट्रूथ वैल्यू यानी कि सत्यमान है, या तो वो सच होगा या झूठ होगा। उसी स्टेटमेंट को हम कह देते हैं प्रिपोजिशन। एंड जो आपका आर्ग्यूमेंट है जो कि बना हुआ होता है प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन से, तो उसमें जो आपका प्रीमाइसेस होता है वो भी स्टेटमेंट ही होता है। और कैसा स्टेटमेंट होता है? ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखाई देता है, स्पेशली आर्ग्यूमेंट की बात मैं कर रही हूँ, स्टेटमेंट, प्रिपोजिशन या प्रीमाइसेस, ये अल्टरनेटिव फॉर्म में ये तीनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो आपको प्रिपोजिशन लिखा हुआ दिखाई देता है या प्रीमाइसेस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनका मतलब कहीं ना कहीं एक ही तरीके से लिया जाता है। तो क्या हुआ हमारा प्रिपोजिशन या प्रीमाइसेस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू होती है जो या तो सच हो सकता है या झूठ। लेकिन एक नॉन स्टेटमेंट क्या होता है? नॉन स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसमें कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि कोई सजेशन, आप किसी को कोई सलाह देते हो। मान लीजिए कि आप किसी से कहते हो कि ठंड में आपको गर्म पानी पीना चाहिए, या फिर आपको इस रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसमें, या फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो एक तो क्वेश्चन और एक सजेशन, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती, जिसमें ट्रूथ मायने नहीं रखता। कोई क्वेश्चन है, उसमें क्या ही ट्रूथ वैल्यू, क्योंकि वो तो एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, ठीक है। तो सजेशन या फिर क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? नॉन स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होती। लेकिन जिस सेंटेंस में ट्रूथ वैल्यू होती है उसको आप स्टेटमेंट कह सकते हो, प्रीपोजिशन या प्रीमाइसेस कह सकते हो। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एन आर्ग्यूमेंट इज मेड अप ऑफ प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। प्रीमाइसेस क्या होते हैं? आपके दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट, और उन स्टेटमेंट के बेस पर आप एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हो। और यही स्टेटमेंट यानी प्रीमाइसेस के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट होता है, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट। ये बहुत ही अच्छे से आपको आगे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट किससे मिलकर बना होता है? प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं आर्ग्यूमेंट। प्रीमाइसेस क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू होती है जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। हमेशा याद रखना कि जो प्रीमाइस होता है वो कभी भी वैलिड या इनवैलिड नहीं हो सकता, वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, जो कि आपको बनाने भी चाहिए, जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसके साथ साथ आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको एज इट इज़ अपने नोट्स में नहीं लिखना है। ये गलती मत करना, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जैसे आप समझते हो चीज़ों को। जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको जैसे समझ में आ रही है आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, और कम से कम शब्दों में लिखिए, ताकि आपको रिवीजन में भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्रीमाइसेस या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स, लेकिन प्रीमाइसेस कभी भी वैलिड या इनवैलिड नहीं हो सकते।
ये चीज़ आप लोग अपने पास अच्छे से नोट कर लेना। तो प्रीमाइसेस समझ गए आप लोग, कंक्लूज़न क्या होता है उन प्रीमाइसेस के बेस पर, यानी कि 2 या 3, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट के बेस पर हम अगर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो वो होता है हमारा कंक्लूज़न। एंड प्रीमाइसेस एंड कंक्लूज़न दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक आर्ग्यूमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसको हम ज़रा अच्छे से समझते हैं। आर्ग्यूमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आर्ग्यूमेंट कुछ स्टेटमेंट्स का एक सेट होता है और वो किससे मिलकर बना होता है, जैसे हमने अभी समझा, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा आर्ग्यूमेंट। प्रीमाइसेस क्या होता है, दी प्रीमाइसेस प्रोवाइड एविडेंस, रीजंस एंड ग्राउंड्स फॉर दी कंक्लूजन। प्रीमाइसेस आपके एविडेंस हो सकते हैं, रीज़न हो सकता है, यानी कि लॉजिक। जब आप किसी को बात बताते हो तो आप ऐसे ही तो नहीं बता देते हो। आपकी बात पे अगर कोई यकीन करेगा तो कब यकीन करेगा, जब आप एक लॉजिकल वे में उसको बात बताओगे, लॉजिकल बात बताओगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप रीजंस का यूज़ करते हो, एविडेंसेस का यूज़ करते हो स्टेटमेंट में, ठीक है, और उन रीजंस या एविडेंस के बेस पर अगर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, वही कहलाता है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा या बहस, ऐसा नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट आप दोगे, एविडेंस या फिर रीज़न दोगे, और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे, ठीक है। तो जैसे कि देखो एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मोर्टल, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट या फिर प्रीमाइस, समीर इज ए मैन। ये आपने एक रीज़न दिया कि ऑल मैन आर मोर्टल, ये आपने कहा ऑल मैन आर मोर्टल। दूसरा आपने कहा समीर इज ए मैन, सारे ही मैन मोर्टल हैं और समीर एक मैन है, और इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पर आप कंक्लूजन पर पहुंचे कि समीर इज मोर्टल। क्योंकि सारे ही मैन मोर्टल हैं और समीर एक आदमी है, समीर एक मैन है, इसीलिए समीर भी मोर्टल है। क्यों कहा आपने, देखो पहले आपने सबके बारे में बात कही, एक जनरल बात बताई कि जितने भी मैन हैं वो मोर्टल होते हैं। उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर बात बताई कि समीर एक मैन है, समीर एक आदमी है, और उसी के बेस पर आप कंक्लूजन दे सकते हो कि समीर भी मोर्टल है। जैसे कि इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि सारी चिड़ियाँ उड़ती हैं। आपने कहा किसी से कि सारी चिड़ियाँ उड़ती हैं, उसके बाद आपने कहा गोरैया एक चिड़िया है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो उसकी बात सुनने के बाद, कि गोरैया भी उड़ती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आर्ग्यूमेंट को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे होंगे प्रीमाइसेस, एंड उसके बेस पर जो हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर हमारी क्या कहलाती हैं, आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। 2 प्रीमाइसेस होंगे और एक कंक्लूजन, 2 या 2 से ज़्यादा प्रीमाइसेस एंड एक कंक्लूजन मिलकर बनाएंगे हमारा आर्ग्यूमेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं तर्क। अब देखो, देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज मेड अप ऑफ प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दोज प्रीमाइसेस। कंक्लूजन हम किसके बेस पर ड्रॉ करते हैं, प्रीमाइसेस, यानी जो हमारा कंक्लूजन है उसको पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। वैलिडिटी हम अभी आगे समझेंगे कि वैलिडिटी कैसे डिफाइन की जाती है आर्ग्यूमेंट की। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट का कि देखो ये प्रीमाइसेस हैं, पोइट्स आर ऑनेस्ट, यानी जो भी कवि होते हैं वो सारे ईमानदार होते हैं। अब मोहन एक पोइट है, मोहन जो है वो एक पोइट है, आपने कहा कि जितने भी पोइट होते हैं वो ईमानदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपने बोला कि मोहन भी एक पोइट है, तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो उसकी बात सुनकर, किसी भी व्यक्ति ने अगर ये 2 स्टेटमेंट आपसे बोले हैं, आप उसकी बात सुनकर खुद से कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हो कि मोहन भी ईमानदार है, क्योंकि सारे ही पोइट ईमानदार होते हैं। तो इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा जो लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं या सेंटेंस होते हैं, उसके बाद हम अगर एक किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो वो मिलकर बनाता है हमारा आर्ग्यूमेंट, यानी प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन मिलकर बनाता है हमारा आर्ग्यूमेंट। इन द अबव सिनेरियो द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रीमाइसेस, इन दोनों को हम कहेंगे प्रीमाइसेस, एंड लास्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंक्लूजन, एंड टुगेदर दे ऑल आर कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट। अलग अलग इनको कहेंगे प्रीमाइसेस एंड लास्ट वाले को कहेंगे कंक्लूजन, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कह देंगे, आर्ग्यूमेंट। ओके, क्लियर हुआ कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है। वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड। ये जो मैं हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ें एज इट इज़ आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, तो इसलिए ध्यान रखना। सब्जेक्टिव भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है।
और दूसरा जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसको या तो आप स्ट्रॉन्ग कहोगे या वीक, उसको वैलिड या इनवैलिड नहीं कहोगे। वैलिड या इनवैलिड आप किसको कहोगे? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को। लेकिन अगर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है तो उसको आप वैलिड या इनवैलिड ना कहकर उसको या तो आप स्ट्रॉन्ग कहोगे या फिर आप कहोगे वीक। ये होती हैं दो कैटेगरी इंडक्टिव की, ठीक है। लेकिन किसी भी आर्ग्यूमेंट को आप ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। जैसे हमारा प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड एक कंक्लूजन, ये तीनों मिलकर ही तो हमारा आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इन प्रीमाइसेस को अलग अलग आप ट्रू या फॉल्स कह सकते हो, इन स्टेटमेंट को आप ट्रू या फॉल्स कह सकते हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट को आप ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। आर्ग्यूमेंट को या तो आप कहोगे वैलिड या फिर कहोगे इनवैलिड। अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि आर्ग्यूमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो वो गलत होगा। आर्ग्यूमेंट ना तो ट्रू हो सकता है ना फॉल्स हो सकता है। आर्ग्यूमेंट को या तो आप कहोगे वैलिड या फिर आप कहोगे इनवैलिड, जैसे कि हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा जाता है तो जो आपकी प्रीमाइसेस थी, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि ये जो प्रीमाइसेस हैं तो ये या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ये भी ट्रू हो सकती है फॉल्स हो सकती है, ये भी ट्रू हो सकती है फॉल्स हो सकती है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि स्टेटमेंट, प्रीपोजिशन एंड प्रीमाइसेस, उनके अंदर ट्रूथ वैल्यू होती है। तो आपकी ये जो है स्टेटमेंट, ये ट्रूथ या फॉल्स हो सकते हैं, सच या झूठ हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर जो आपको आर्ग्यूमेंट बनता है वो कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। उसको आप या तो वैलिड कहोगे या फिर आप कहोगे इनवैलिड, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये चीज़ हमने समझ ली। अब देखो, इट इज़ सेड टू बी वैलिड। अब एक आर्ग्यूमेंट को आप वैलिड कब कहोगे? इफ़ द प्रीमाइसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू, अगर प्रीमाइसेस क्या हैं? ट्रू हैं, देन इट्स कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी कैसा होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तब आप उसको कहोगे वैलिड। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ़ द कंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम द ट्रू प्रीमाइसेस, अगर कंक्लूजन जो है, जो कि ट्रू प्रीमाइसेस से ड्रॉ किया गया है, वो फॉल्स है। प्रीमाइसेस कैसी हैं? ट्रू, लेकिन कंक्लूजन कैसा है? फॉल्स है, देन द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। ट्रू प्रीमाइसेस हमारी ट्रू हैं, लेकिन आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर दिया? फॉल्स, तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट में जो प्रीमाइसेस हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए कंक्लूजन को पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो करना चाहिए। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन को भी ट्रू होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कहोगे? वैलिड आर्ग्यूमेंट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बिकॉज इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। इतना याद रखना कि कंक्लूजन को हमेशा प्रीमाइसेस को फॉलो करना चाहिए। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन को भी ट्रू होना चाहिए, तभी उस आर्ग्यूमेंट को आप वैलिड आर्ग्यूमेंट कह सकते हो। ओके, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपके 3 टाइप्स के आर्ग्यूमेंट आते हैं मेनली: डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स एंड एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। अब इनको हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक तर्क। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वन in which broadly accepted truths are used to prove that conclusion is correct। डिडक्टिव और इंडक्टिव जैसे रीजनिंग होता है ना, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको समझाया था, अगर आप लोगों ने क्लास ली थी तो, नहीं तो हम दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग जैसा होती है वैसे ही आपका होता है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डिडक्टिव और इंडक्टिव में आपका क्या होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक टू जनरल, वही वाला सीन यहाँ पे होता है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड ट्रूथ होते हैं उनको यूज़ किया जाता है क्या प्रूफ करने के लिए? दैट कंक्लूजन इज करेक्ट। और ये क्या होते हैं? जनरली जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। इतना ज़्यादा अगर समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना याद रखना कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि आप होल से स्टार्ट करते हो पार्ट की तरफ। होल टू स्टार्ट की बात आ जाए, जनरल टू स्पेसिफिक की बात आ जाए, रूल से आप एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हो तो भी आपका डिडक्टिव होगा, एंड जनरल टू पर्टिकुलर अगर आप जा रहे हो तो भी आपका क्या होगा? डिडक्टिव। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, हम यहाँ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट है यानी कि 2 प्रीमाइसेस होंगे हमारे और एक कंक्लूजन। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। आर्ग्यूमेंट 2 प्रीमाइसेस होंगे, एक कंक्लूजन। अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हमेशा स्टार्ट होता है होल से, यानी कि यहाँ पर देखो पूरी प्रजाति की बात की जा रही है। ऑल मैन, ऑल बर्ड्स, ऑल डॉग्स, ऑल मैन, ऑल वुमेन, यानी कि पूरी प्रजाति, यानी कि सबसे, अगर होल से स्टार्ट किया जा रहा है कोई भी सेंटेंस और उसके बाद आप स्पेसिफिक पर जा रहे हो, यानी कि कोई जनरल रूल है, उस जनरल रूल से आप स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो, वहां पर आपका होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट।
यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, ऑल मैन आर मोर्टल, जितने भी मैन हैं वो मोर्टल हैं, यानी जितने भी मनुष्य हैं वो नश्वर हैं। अब समीर एक मैन है, समीर एक आदमी है। जब सारे ही मैन नश्वर हैं तो देखो ये था क्या हमारा जनरल, सब पर अप्लाई हो रही है ये बात, जनरली सब पर अप्लाई हो रही है, ऑल मैन आर मोर्टल। उसके बाद समीर एक स्पेसिफिक पर्सन है, कोई जनरल तो बात नहीं है, समीर एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया हमने, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और उसके बाद हम अगर कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं, समीर इज़ मोर्टल, सारे ही मैन मोर्टल हैं, समीर एक मैन है और इसीलिए समीर मोर्टल है। आप कंक्लूजन पर कैसे आए कि जनरल से आपने स्टार्ट किया और स्पेसिफिक की तरफ मूव किया और उसके बाद आप कंक्लूजन पर पहुँचे। तो जहाँ पर भी जनरल से स्टार्ट होगा, ऑल, एवरी, ईच, इस तरह से अगर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका होगा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। पहचानने का भी यही तरीका है। हो सकता है आपको 3 या 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएँ और उसके बाद यही पूछा जाए कि यहाँ पर बताइए कि डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ किया गया है या फिर इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर जनरली सब पर वो बात अप्लाई हो रही है, जैसे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तो ये सभी के लिए अप्लाई हो रही है, ये बात जनरल बात है, ठीक है। या फिर सभी मनुष्य ईमानदार होते हैं, ये अगर सभी की बात की जा रही है तो वो क्या है, जनरल बात है। तो जनरल से जब भी आप स्पेसिफिक की तरफ मूव करोगे, हमेशा वहाँ पर क्या होगा आपका डिडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं अब कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट 2 टाइप का होता है, या तो होगा वैलिड या होगा इनवैलिड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब वैलिड होगा या होगा इनवैलिड। अब वैलिड या इनवैलिड की भी कैटेगरी है। जो हमारा वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब है प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 एंड कंक्लूजन, ये 3 ही चीज़ मिलकर हमारा आर्ग्यूमेंट बनाती है ना। तो प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 एंड कंक्लूजन, अगर ये तीनों स्टेटमेंट अगर रियलिटी में ट्रू हैं, अगर सच में आप उसको साबित कर सकते हो वो सच में ट्रू हैं, तो आप उसको कहोगे साउंड। जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, ये बिल्कुल सच्ची बात है, समीर इज़ ए मैन, ये भी सच्ची बात है, और समीर इज़ मोर्टल, आप रियलिटी में भी ये बात कह सकते हो। तो वो क्या होगा आपका साउंड, यानी वैलिड होगा और कैसा होगा, साउंड। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, वैलिड होगा और साउंड भी होगा। लेकिन अगर आपको प्रीमाइसेस 1 में कह दिया जाए कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, अगर आपको ये कह दिया जाए तो क्या ये रियलिटी में ट्रूथ हो सकता है? नहीं हो सकता, सारे डॉग्स कैट नहीं हो सकते। लेकिन आर्ग्यूमेंट में हम इस तरह की रीजनिंग को रियल मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपके प्रीमाइसेस 1 एंड प्रीमाइसेस 2 में यूज़ होता है, जो कि रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन उसके बेस पे प्रीमाइसेस दोनों आपने ट्रू मान ली और उसके बेस पे ट्रू कंक्लूजन दे दिया, तो वो क्या होगा, वैलिड ही आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन उसको आप अनसाउंड कहोगे क्योंकि वो रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकता। तो जो भी आपका आर्ग्यूमेंट रियलिटी में भी ट्रू हो सकता है, उसको आप कहोगे साउंड एंड वैलिड। और अगर वो रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकता, जैसे ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये रियलिटी में सच नहीं हो सकता, तो आप वैलिड तो कहोगे। अगर कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है तो उसको आप वैलिड तो कह सकते हो, लेकिन उसको आप अनसाउंड की कैटेगरी में रखोगे, बिकॉज वो सच में ट्रूथ नहीं हो सकता, हकीकत में सच नहीं हो सकता। तो ये 2 कैटेगरी होती हैं वैलिड की, अगर सच में ट्रू हो सकता है तो साउंड, और अगर हकीकत में वो चीज़ वास्तविक नहीं हो सकती तो अनसाउंड, ठीक है। और इनवैलिड जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा अनसाउंड कहलाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जैसे इंडक्टिव रीजनिंग होती है ना, कुछ कुछ ऐसे ही होता है आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स फैक्ट्स आर यूज टू इन्फर जनरल कंक्लूजन। स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हम लोग जनरल कंक्लूजन पर आते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। जैसे डिडक्टिव में हमने क्या किया था कि जनरल जो सब पर होती है अप्लाई बात, उससे स्टार्ट किया था और स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक यानी कि पार्ट से चलोगे होल की तरफ, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। तो जहाँ पर भी स्पेसिफिक टू जनरल आए, एग्जाम्पल टू रूल आए या पर्टिकुलर टू जनरल आए, वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये होता है पहचानने का तरीका, जो कि आप सभी जानते होंगे। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है कि स्पेसिफिक से स्टार्ट होगा, स्पेसिफिक से स्टार्ट होगा। देखो संजय इज मोर्टल, स्पेसिफिक पर्सन है संजय। राम इज मोर्टल, राम भी स्पेसिफिक पर्सन है। श्याम इज मोर्टल, श्याम भी स्पेसिफिक पर्सन है। इन तीनों को मोर्टल कह के आप एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो कि ऑल मैन आर मोर्टल। संजय भी मॉर्टल है, राम भी मॉर्टल है, श्याम भी मॉर्टल है, इसीलिए जितने भी मैन हैं वो सब मॉर्टल हैं। जैसे आप किसी ठेले पर सब्जी खरीदने गए, आपने एक सब्जी उठाई, वो भी आपको ताज़ा लगी,
दूसरी सब्ज़ी उठाई आपने, वो भी आपको ताज़ा लगी, तीसरी सब्ज़ी आपने उठाकर चेक की, वो भी आपको ताज़ा लगी। तो आपने स्पेसिफ़िक सब्ज़ियाँ उठाई और आप लास्ट में क्या कंक्लूज़न दे दोगे? कि इस ठेले की सारी ही सब्ज़ियाँ जो हैं वो ताज़ा हैं। उसी तरीके से हमारा काम करता है इंडक्टिव रीज़निंग, कि आप स्पेसिफ़िक से स्टार्ट करोगे, स्पेसिफ़िक से स्टार्ट करोगे और लास्ट में आप एक जनरल कंक्लूज़न दे देते हो जो कि सब पर अप्लाई होता है। जनरल यानी कि जो सभी पर लागू होता है, जैसा ऑल मैन, ठीक है? तो स्पेसिफ़िक से आपने स्टार्ट किया और जनरल पर मूव किया, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? इंडक्टिव आर्गुमेंट, जिसको आप इंडक्टिव रीज़निंग भी कह सकते हो। तो इंडक्टिव रीज़निंग से क्वेश्चन आ जाए तब भी आप ऐसे ही पहचान करोगे, स्पेसिफ़िक से बात स्टार्ट होगी और जनरल की तरफ मूव करेगी। और इंडक्टिव आर्गुमेंट से क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसी तरीके से पहचान सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे डिडक्टिव आर्गुमेंट में हमने देखा कि या तो होगा वैलिड या इनवैलिड, लेकिन इंडक्टिव आर्गुमेंट को वैलिड या इनवैलिड ना कहकर हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक। वहाँ पर क्या कह रहे थे? वैलिड एंड इनवैलिड। लेकिन इंडक्टिव आर्गुमेंट को या तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग या फिर आप कहोगे वीक। जिस तरीके से वहाँ पर आप वैलिड में आपने क्या कहा था कि या तो सच में ट्रू हो सकता है या फिर सच में ट्रू नहीं हो सकता, यानी साउंड एंड अनसाउंड। ऐसे ही इंडक्टिव रीजनिंग में जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है वो जो हकीकत में ट्रू हो सकता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, उसको आप कहते हो कोजेंट। और जो सच में ट्रू नहीं हो सकता, जो सिर्फ और सिर्फ आप एज अ रिटन फॉर्म में आप उसको एज्यूम कर रहे हो कि ये हाँ सच है, वो हकीकत में वास्तविकता में सच नहीं हो सकता। जैसे हमने ऑल डॉग्स आर कैट्स वाला एग्जाम्पल लिया था, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आपका इंडक्टिव रीजनिंग में यूज हो रहा है, उसको आप कहोगे अनकोजेंट। बस नाम का फर्क है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हमने क्या यूज किया था? वैलिड एंड इनवैलिड। यहाँ पर हमने यूज किया स्ट्रॉन्ग एंड वीक। वहाँ पर हमने यूज किया था साउंड एंड अनसाउंड, यहाँ पर हम यूज करेंगे कोजेंट एंड अनकोजेंट। ये नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। और वीक जो आर्ग्यूमेंट होता है आपका, उसको आप हमेशा कहोगे अनकोजेंट। ठीक है, वीक को आप क्या कहोगे? अनकोजेंट, क्योंकि वो तो ट्रू हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से आपका जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग को आप बांटते हो कोजेंट एंड अनकोजेंट, और वीक जो होता है वो हमेशा कहलाता है अनकोजेंट। अब हम देखते हैं एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट का एक दूसरा नाम होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी आप याद रखना। अब एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट या फिर एब्डक्टिव रीजनिंग होता क्या है? एब्डक्टिव रीजनिंग इज ए फॉर्म ऑफ लॉजिकल इन्फ्रेंस विच स्टार्ट्स विद इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है? इनकम्प्लीट है। जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। ऑब्जर्वेशन भी इनकम्प्लीट है या फिर जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो भी इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। उस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेस पर अगर आप एक बेस्ट प्रिडिक्शन दे देते हो, आप गैस करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका एब्डक्टिव रीजनिंग, जो कि सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये जो एब्डक्टिव रीजनिंग या एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मुलेट किया गया था अमेरिकन फिलोसोफर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। और जो एब्डक्टिव रीजनिंग है वो एक टाइप है आपका इंडक्टिव रीजनिंग का ही एक टाइप है आपका एब्डक्टिव रीजनिंग या फिर एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट। एब्डक्टिव का आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पर आप एक बेस्ट प्रिडिक्शन दे देते हो। एक एजुकेटेड गैस वर्क होता है ना, उसको आप कहते हो एब्डक्टिव रीजनिंग। जैसे देखो नॉर्मल लाइफ में आप यूज़ करते हो, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो और आपने देखा कि वहाँ पर जो ग्रास है, यहाँ पर यानी कि यहाँ वहाँ पर जो घास है वो अगर गीली है, तो आप उसको देखकर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ज़रूर बारिश हुई होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बारिश हुई हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने पानी छिड़का हो। ठीक है, तो यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप बेस्ट प्रिडिक्शन दे देते हो, वो होता है आपका एब्डक्टिव रीजनिंग। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप जा रहे हो रास्ते में और आपने देखा कि एक पर्सन है जो कि जिम का आउटफिट पहने हुए है और वो थका हुआ है। तो आप उसको देखकर क्या अंदाज़ा लगा लोगे कि ये ज़रूर जिम से आया है, लेकिन उसका और भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आप अगर सामने से देखकर ऑब्जर्व करके कोई बेस्ट प्रिडिक्शन दे देते हो, अपना गेस वर्क लगाते हो, वही कहलाता है हमारा एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट, जो कि सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसकी सच्चाई की कोई गारंटी तो होती नहीं है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। प्रीमाइस 1 है हमारा एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट का, ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, प्रीमाइस 2 है संजय इज मोर्टल, यानी जितने भी मैन हैं वो क्या है? मोर्टल हैं, और संजय भी मोर्टल है, तो संजय एक आदमी है। आपने कहा सारे मैन मोर्टल हैं और संजय भी मोर्टल है, इसीलिए संजय एक आदमी है। तो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेस पर और आपने एक बेस्ट प्रेडिक्शन दे दिया, वो होता है आपका एब्डक्टिव रीजनिंग या फिर एब्डक्टिव
आर्ग्यूमेंट। ओके, अब देखो इंडक्टिव और डिडक्टिव और एबडक्टिव में हमने क्या समझा कि इंडक्टिव में आप हमेशा मूव करोगे स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल, पर्टिकुलर टू जनरल, जहां पर भी ये टर्म्स आएंगे वो होगा आपका इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या समझा कि जब हम जनरल से और स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, या फिर जनरल टू पर्टिकुलर मूव करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा डिडक्टिव। एंड लास्ट होता है हमारा एबडक्टिव। एबडक्टिव में क्या होता है, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास, उसके बेस पर हम एजुकेटेड गैस वर्क लगा लेते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, बेस्ट प्रेडिक्शन। यानी कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेस पर अगर आप बेस्ट प्रेडिक्शन दे रहे हो तो वो कहलाता है आपका एबडक्टिव रीजनिंग या फिर एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ओके, अब देखो इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि दो प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन मिलकर हमारा बनाता है आर्ग्यूमेंट। हमने अच्छे से समझा आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में। अब देखो डिडक्टिव में क्या था, हमने एग्जाम्पल लिया था ऑल मैन आर मोर्टल। यहाँ पर मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। ऑल मैन आर मोर्टल, सारे ही मैन मोर्टल हैं। समीर इज ए मैन, समीर एक मैन है, इसीलिए वो मोर्टल है। ऑल से स्टार्ट किया, जनरल से स्टार्ट किया, स्पेसिफिक की तरफ मूव किया, और उसके बाद हमने कंक्लूजन दिया, यानी ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो याद रखना, वो हमेशा ट्रू होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई शक की गुंजाइश हो। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसा होगा, ट्रू, ऑलवेज ट्रू। लेकिन जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, समीर इज ए मैन, समीर इज मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब इसकी सच्चाई की कोई गारंटी नहीं दे सकते हम। लेकिन जो डिडक्टिव होता है उसमें पूरी गारंटी होती है कि ये हमेशा ट्रू होगा। लेकिन इंडक्टिव वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। अब स्पेसिफिक पे आपने देखा और उसके बाद आपने जनरल कंक्लूजन दे दिया, तो वो सच हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे आप रिसर्च में देखते हो कि आप एक अगर छोटे सैंपल पर रिसर्च कर रहे हो तो वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, बड़े सैंपल पर रिसर्च करनी होगी, तब आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। छोटे सैंपल पर आपने किसी एक गांव में रिसर्च की तो आप वो पूरे देश पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपने ज़्यादा सैंपल अपना चूज किया तो आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। उसके अंदर जनरलाइजेशन की भी क्वालिटी होती है। उसी तरीके से हमारा इंडक्टिव होता है कि हम स्पेसिफिक से स्टार्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक से अगर हमने स्टार्ट किया तो हम जनरल पर जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तीसरी चीज एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये भी ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। बिकॉज यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ऑल मैन आर मोर्टल, सारे मैन मोर्टल हैं, समीर इज मोर्टल, समीर मोर्टल है, और समीर इसीलिए एक आदमी है। ये ट्रू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको इसका बताया कि हम इन्फॉर्मेशन अधूरी जो होती है हमारे पास, अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम कोई एजुकेटेड गैस वर्क लगा लेते हैं, अपने इंट्यूशन का हम यूज़ करते हैं। तो वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने आपको घास वाला एग्जाम्पल बताया कि हमने सामने से देखा घास गीली है, हमने क्या सोचा कि ज़रूर यहाँ पर बारिश हुई होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वहाँ पर किसी ने पानी छिड़का हो या पानी गिराया हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एबडक्टिव होता है वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंडक्टिव भी ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन डिडक्टिव जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है, बिकॉज हम जनरल से एक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। डिडक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी से स्टार्ट करते हैं हम। तो इसी तरीके से आपका जो डिडक्टिव होगा वो थ्योरी से स्टार्ट होगा और जनरल से स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक तक मूव करेगा, और वो हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज ट्रू। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि इंडक्टिव और डिडक्टिव से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है उसको आप वैलिड कहोगे कब? जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ध्यान से पढ़ना सारे ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो फॉल्स। प्रीमाइसेस हमारी फॉल्स हैं और कंक्लूजन भी फॉल्स हैं, क्या इसको आप वैलिड कहोगे? प्रीमाइसेस आर फॉल्स, प्रीमाइसेस फॉल्स हैं लेकिन कंक्लूजन ट्रू है, क्या इसको आप वैलिड कहोगे? प्रीमाइसेस हमारी ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन कैसा है, फॉल्स, इसको आप कहोगे? या फिर क्या पूछा है यहाँ देखो, वैलिड, इनवैलिड नहीं पूछा है, वैलिड पूछा है। प्रीमाइसेस आर ट्रू, प्रीमाइसेस ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है। तो कौन सा आपकी नज़र में यहाँ पर वैलिड होगा? मैंने आपको अभी बताया था कि वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट डिसाइड होती है जब कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो करता है। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं एंड कंक्लूजन भी हमारा ट्रू है, दैट मीन्स कि ये कैसा होगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट। जब प्रीमाइसेस भी ट्रू हैं
एंड कंक्लूजन भी ट्रू है, दोनों चीज़ें ट्रू हैं, एंड यानी कि कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड आर्गुमेंट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्गुमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लॉजिकल आर्गुमेंट का नेचर कैसा होता है, जस्टिफाइड या इनजस्टिफाइड आप कहते हो उसको, ट्रू या फॉल्स कहते हो, वैलिड या इनवैलिड कहते हो, या फिर वेरीफिएबल और नॉट वेरीफिएबल। ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, लेकिन मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि लॉजिकल आर्गुमेंट, मैंने आपको बताया हमारा आर्गुमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन। ये तीनों मिलकर हमारे क्या कहलाते हैं, तीनों स्टेटमेंट मिलकर हमारे कहलाते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि प्रीमाइस का स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, प्रीमाइस 2 का जो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, कंक्लूजन ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर जो हमारा आर्गुमेंट बनता है वो या तो कहलाता है वैलिड या कहलाता है इनवैलिड। और यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, लॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में ही पूछा गया है, तो उसको आप ट्रू या फॉल्स नहीं कहोगे, जस्टिफाइड या इनजस्टिफाइड भी नहीं कहोगे, वेरीफिएबल नॉट वेरीफिएबल में नहीं कहोगे, क्या कहोगे आप उसको, वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। आर्गुमेंट या तो आपका वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, नॉट। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है एग्जाम में कि कहीं नॉट तो नहीं पूछा है या नॉट करेक्ट तो नहीं पूछा है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में इस तरह की चीज़ें अगर हम मिस कर देते हैं तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो नॉट हमने देख लिया, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। कौन सी वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू। कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो, ये हमने देखा था अभी, सही बात है। द प्रीमाइसेस मस्ट बी ट्रू इन ऑर्डर फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू, प्रीमाइसेस ट्रू होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू। अगर आपको कंक्लूजन को ट्रू करना है तो प्रीमाइसेस भी आपकी ट्रू होनी चाहिए, ये भी सही बात है। इसी तरीके का तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है आर्गुमेंट फॉर्म मस्ट बी वैलिड, आर्गुमेंट की जो फॉर्म है वो वैलिड होनी चाहिए। और फोर्थ हमारा कहता है द आर्गुमेंट मस्ट बी परसुएसिव। तो देखो आर्गुमेंट या तो वैलिड होता है या इनवैलिड, ये बात बिल्कुल सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहते हैं, वैलिड। तीनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सेम बात कह रहे हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट को परसुएसिव होना चाहिए ऐसा हमने नहीं पढ़ा। और परसुएसिव का क्या मतलब है, मतलब प्रेरक, आर्गुमेंट को प्रेरक होना चाहिए, लेकिन ये वैलिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वैलिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, ऊपर वाली जो 3 ऑप्शंस हैं वो है हमारी वैलिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर क्या पूछा था, नॉट, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, नॉट में आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं ध्यान से। स्टेटमेंट 1 कहता है द इवैल्यूएशन ऑफ एन आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, नेमली इवैल्यूएटिंग द लिंक बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन एंड इवैल्यूएटिंग द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइसेस। स्टेटमेंट 2 कहता है डिडक्टिव आर्गुमेंट इन विच द कंक्लूजन एक्चुअली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस आर सेड टू बी वैलिड एंड दोज दैट ऑल्सो हैव ट्रू प्रीमाइसेस आर सेड टू बी साउंड। इसको आप पहले आप हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद हम आगे इसका समझेंगे आंसर क्या होगा। हिंदी वाले जो हैं वो ठीक से पढ़ लीजिए, पॉज कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए आंसर क्या होगा, और उसके बाद आप प्ले करके देख सकते हो कि मैंने क्या आंसर बताया। पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ एन आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। अगर हमें किसी आर्गुमेंट को इवैल्यूएट करना है तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तो आपको लिंक देखना है कि प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन के बीच क्या लिंक है, एंड इवैल्यूएटिंग दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि प्रीमाइसेस ट्रूथ हैं या नहीं। यही चीज़ तो हम करते हैं आर्गुमेंट की वैलिडिटी देखने के लिए। स्टेटमेंट 2 कहता है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स इन विच द कंक्लूजन एक्चुअली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस। देखो कंक्लूजन पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है प्रीमाइसेस को, उसको आप कहोगे वैलिड, सही बात है। एंड दोज दैट ऑल्सो हैव ट्रू प्रीमाइसेस, एंड जिसकी ट्रू प्रीमाइसेस होती हैं उनको आप क्या कहोगे, साउंड। ठीक है, जो एक्चुअली में ट्रू हो सकती हैं उनको आप क्या कहोगे, साउंड। तो स्टेटमेंट 1 भी सही बात कह रहा है और स्टेटमेंट 2 भी सही बात कह रहा है, बिकॉज हमने अभी समझा था, इसीलिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
So here correct answer will be the option number 1. Next question, in which of the following types of reasoning is the conclusion likely but not guaranteed based on the premises? यहाँ आपसे कहा गया है कि इन चारों टाइप की रीजनिंग में वो कौन सी रीजनिंग होगी जिसमें कंक्लूजन की संभावना तो रहती है, प्रीमाइसेस के बेस पर आप कंक्लूजन ड्रॉ तो कर सकते हो लेकिन उसकी गारंटी नहीं हो सकती कि वो ट्रू होगा ही या फॉल्स होगा, मतलब उसके ट्रू होने की गारंटी नहीं होती, लेकिन आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो ट्रू होने की गारंटी किसमें नहीं थी ये आपको बताना है। सिलोजिस्टिक होगा? जी नहीं। एनालॉजिकल? एनालॉजिकल में तो आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, जिसमें आप किस तरह के वर्ड यूज़ करते हो, लाइक या एज, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है, कंपेयर करने की कोई बात नहीं हो रही है, तो एनालॉजिकल नहीं होगा। कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव में। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा था तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, यानी कि होल से पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पर हमारी कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, कंक्लूजन की गारंटी होती है किसमें, डिडक्टिव में। लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉट गारंटेड, यानी जिसमें गारंटी नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम स्पेसिफिक से चलते हैं और स्पेसिफिक चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम एक जनरल कंक्लूजन देते हैं। तो वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और जहाँ पर भी गारंटी नहीं होगी वहाँ पर आपका हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग, यानी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इंडक्टिव में ही हम क्या बोल रहे थे कि मे बी ट्रू, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंक्लूजन की गारंटी नहीं हो सकती। सो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इसको एक बार मैं आपको समझा देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। एक हमने पढ़ा था इंडक्टिव रीजनिंग, एक पढ़ा था डिडक्टिव और एक था हमारा एबडक्टिव। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जो कि हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, वो ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डिडक्टिव में हम जनरल रूल से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमने मूव किया, ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं, होल से पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जो चीज़ सब पर अप्लाई हो रही है वो 1% पर भी अप्लाई होगी, इसलिए ये हमेशा ट्रू होगा। एबडक्टिव जो होता है उसमें हम इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक बेस्ट प्रेडिक्शन दे देते हैं। इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम बेस्ट प्रेडिक्शन देंगे तो वो ट्रू हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको गीली घास वाला एग्जाम्पल दिया था। तो आपको याद कितना रखना है कि डिडक्टिव हमेशा ट्रू होगा, लेकिन इंडक्टिव और एबडक्टिव के कंक्लूजन के हमेशा ट्रू होने की गारंटी नहीं होती, वो ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डिडक्टिव हमेशा ट्रू होगा, उसकी गारंटी होती है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है इस चार्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडिंग अ पार्ट एंड इन्फरिंग अबाउट द होल यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड, यानी किसी भाग का, किसी एक पार्ट का आप अध्ययन करके और अध्ययनाधीन संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में अगर आप अनुमान लगाते हो, यानी आप कैसे मूव कर रहे हो पार्ट से होल की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो, उसको आप इंडक्टिव कहोगे, डिडक्टिव कहोगे, सब्जेक्टिव कहोगे या सैम्पल। सैम्पल लॉजिक कुछ होता नहीं है, सब्जेक्टिव लॉजिक भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी होती है हमारे लॉजिकल रीजनिंग में। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिडक्टिव होगा या इंडक्टिव होगा। अगर हम होल से और पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, होल से पार्ट की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो होता है हमारा डिडक्टिव, और अगर हम पार्ट से और होल की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो वो होता है हमारा इंडक्टिव। यहाँ पर क्या पूछा है, पार्ट से होल, और पार्ट से होल की तरफ जब भी हम मूव करते हैं वो होता है हमारा इंडक्टिव, इसीलिए हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है हमारा, अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट ऑल्सो हैज ऑल ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड अ साउंड आर्ग्यूमेंट। एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट ऑल्सो हैज, जिसकी जो प्रीमाइसेस होती हैं वो ट्रू होती हैं, उसको आप क्या कहते हो, साउंड आर्ग्यूमेंट। क्या सही बात है। स्टेटमेंट 2 कहता है अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैज ऑल ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड कोजेंट आर्ग्यूमेंट। यहाँ बात हो रही है इंडक्टिव की और ट्रू प्रीमाइसेस को कहा जा रहा है कोजेंट। यहाँ बात हो रही है डिडक्टिव की और ट्रू प्रीमाइसेस को कहा जा रहा है साउंड। तो क्या मैंने यही पढ़ाया था आपको या अलग पढ़ाया था, इसको आप पहले हिंदी में देख लीजिए एक बार, उसके बाद मुझे बताइए कि अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि वैलिड जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें ट्रू प्रीमाइसेस होती हैं उसको हम कहते हैं साउंड, सही बात है, और इंडक्टिव में इसी साउंड को हम क्या कह देते हैं, कोजेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही बात कह रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अभी हमारी ये क्लास 1 है, आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, लाइक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड एंड फिगर, ऑब्वर्जन, कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन एंड कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, सिलोजिज्म क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, इनको भी हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।